नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, बहुत सी चीजें हैं लेकिन मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर बीएमसी इलेक्शंस है। हम्म। हालांकि बीएमसी इलेक्शन का आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लंबा चार्ट दिया है। अगर आप किसका कहाँ कंट्रोल है वो देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। बीजेपी का जो लार्जर एनडीए का पावर स्ट्रगल है वो कहीं मेरे ख्याल में एक बार फिर से उसमें रीजिग हुआ है और शिवसेना को एक चोट लगी। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को एक डायरेक्टली मेरे हिसाब से थोड़ी कमजोरी आई है। बाकी जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि स्वीप स्वीप, ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन ये पिछले 2016-17 के जो आज से 9 साल पहले इलेक्शन थे, 15-16, उस समय भी ऐसा ही कमोबेश था। इनफैक्ट कांग्रेस ने अगर दो जगह अपने सत्ता खोई है तो दो जगह उसने सत्ता वापस चंद्रपुर, लातूर, इन सब लातूर में उसने बीजेपी से वापस छीना भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लार्जर क्वेश्चन अबे भाई हम लोग बात करना चाहेंगे। वो तो जो नंबर हुए हुए, महाराष्ट्र में कौन किसके साथ था ये तो लास्ट तक समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि कौन यहाँ लड़ रहा है, कोई वहां लड़ रहा है, कोई 20 किलोमीटर बाद वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, 20 किलोमीटर इधर एक दूसरे के गले में बांध डाले हुए हैं। लेकिन जो लार्जर इशू मुझे अब एक लग रहा है, जो हम लोगों को थोड़ा उस पर सोचना चाहिए, ये इंडिया गठबंधन। मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत एक विपक्ष की एकता की बात है, लेकिन इसकी रेलेवेंस फिर 2029 में आएगी। ये जो 20 के साल हैं, जब ये पंचायत चुनाव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव, विधानसभा, उसमें मेरे ख्याल में अब इंडिया गठबंधन से हम लोगों को एक दूसरे तरह की राजनीति की उम्मीद करनी चाहिए। उसको इससे रिलेट नहीं करना चाहिए। अभय भाई, देखिए, मैं पिछले 2 दिन से लगातार हर मंच पर इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रहा हूँ, उसी के बारे में सोच भी रहा हूँ। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कहीं है नहीं, वो खत्म हो चुका है। उसका सांगठनिक ढांचा तो पहले भी नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन नाम की एक संभावना थी, एक भावना थी इंडिया गठबंधन नाम की, और वो संभावना और भावना भी इस वक्त बहुत ही कमजोर और ना के बराबर मौजूद लग रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत इतनी ज्यादा नहीं, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र के, आपने अभी अच्छा विश्लेषण किया, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गजब कर दिया। केवल ये है कि अकेले दम पर उन्होंने बीएमसी पर, बृहन मुंबई महानगर पालिका पे कब्जा कर लिया, ये तो बात सही है। और दूसरी नगर पालिकाओं पर भी उसका एक पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो अच्छा खासा कब्जा है। लेकिन उसको जिस स्वीप की तरह, जैसे अब विरोधियों का सारा सुपड़ा साफ हो गया हो, इस तरह जो बताया जा रहा है, और इस तरह की एक अनुभूति, इस तरह का एक एहसास बनाने की कोशिश की जा रही है सोच विचार और दिमाग के स्तर पर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त गैर मौजूद है। देखिए, इंडिया गठबंधन की मौजूदगी ही भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक रूप से असंतुलित कर देने के लिए काफी होती है। आपको ध्यान होगा, जब इंडिया गठबंधन बना था, यानी बनाने की कोशिश की जा रही थी, पूरी तरह तो कभी बना ही नहीं, जब बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया गठबंधन, उसी वक्त नरेंद्र मोदी का दिमाग घास चरने चला गया था। वो उल्टी सीधी बातें करने लगे थे और उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए, शायद नरेंद्र मोदी अब सोचते होंगे कि मैंने ऐसा भाषण क्यों दिया होगा उस वक्त। मतलब उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। पहली बात तो ये नहीं समझ पाए कि इसको किस नाम से पुकारा जाए, उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए, वेरिएशंस किए। उसके बाद में फिर उल्टे सीधे भाषण करके इंडिया गठबंधन के बारे में उन्होंने उसको तिरस्कार के साथ देखा, और नतीजा उन्होंने पाया कि 240 सीटें रह गई। तो एक तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हर जीत जितनी होती है उससे ज्यादा बड़ी लगती है इंडिया गठबंधन की अनुपस्थिति में, यानी विपक्ष की एकता की अनुपस्थिति में। विपक्ष की एकता एक काफी मुश्किल काम है। हमें विपक्ष के ऊपर इतना नाराज भी नहीं होना चाहिए इसके लिए। भारत में विपक्ष का जो किरदार है वो काफी उसके हिसाब से हमेशा ही मुश्किल रहा। आपको ध्यान होगा, जब राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की थीसिस पेश की सोशलिस्ट पार्टी के अंदर ही, तो उन्हें जी। उस थीसिस को जमीन पर उतारने में कितनी दिक्कत हुई। उसका इतिहास है, जी। मधुलिमई ने स्वयं इतिहास लिखा है। मधुलिमई की इतनी मोटी किताब है, नॉन कांग्रेसिज्म, इतनी मोटी किताब है। उस किताब को हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी की लिखी हुई किताब है। उसमें एक पूरा चैप्टर जयप्रकाश नारायण के ऊपर है। और उसमें मधुलिमई ने बड़ी व्यवस्थित तरीके से, जो उनकी विशेष शैली, मुझे पसंद है मधुलिमई की लेखन शैली, और बड़ी वो चुटीली और प्रभावी तरीके से एनालिसिस करते हैं मधुलिमई। तो वो उसमें बताते हैं कि
जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह कौन कौन व्यक्ति सोशलिस्ट पार्टी के उस अधिवेशन में नॉन कांग्रेसिज्म के खिलाफ था। जॉर्ज फर्नांडिस सबसे ज्यादा नॉन कांग्रेसिज्म से नाराज थे और उन्होंने जम के बहुत ही शानदार किस्म का भाषण दिया, दिन भर विरोध किया उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म का। डॉक्टर लोहिया उन्हें समर्थन पे नहीं ला पाए, फिर रात को डॉक्टर लोहिया ने उन्हें समझाया और सवेरे उन्हीं से नॉन कांग्रेसिज्म के पक्ष में प्रस्ताव रखवाया। मतलब आप देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। बहुत मुश्किल होता है भाई, आप सीपीआई को, समाजवादियों को, जनसंघ को, स्वतंत्र पार्टी को, सबको एक मंच में लाना चाहते हैं, तभी तो संविधान के प्रयोग हो पाए थे, संयुक्त विधायक दल के प्रयोग हो पाए थे। तो विपक्ष की एकता हमेशा ही बहुत मुश्किल होती है और वो हमेशा एक तरह से अस्थिरता उसके अंदर रहती है उसमें हमेशा। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष की एकता करने की कोशिश की तो उसको भी इसी का सामना करना पड़ा था, ऐसी बात नहीं, हर जगह मुश्किल होती है विपक्ष की एकता। तो वो एक मुश्किल काम है, उसके लिए कुछ खास परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और वो परिस्थिति की उसकी पहली शर्त यह है कि स्थानीय स्तर के यानी पंचायत से लेकर विधानसभा तक के चुनाव ना हो रहे हों, वो बिल्कुल सामने दिखाई ना पड़ रहे हो कभी 1 महीने बाद होने वाला, 1.5 महीने बाद होने वाला है या 6 महीने बाद होने वाला है। जैसे ही ये परिस्थिति आएगी वैसे ही विपक्ष की एकता होते हुए दिखाई पड़ने लगेगी और भाजपा के लिए भाजपा की जीत जो अभी बड़ी भव्य, बड़ी स्मूथ और बड़ी लग रही है कि भाजपा कोई हरा नहीं सकता, वैसे ही लगने लगेगा अरे भाजपा का खेल तो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है जितना हम मान रहे थे। क्योंकि याद रखिए भाजपा ने आज तक 40% का आंकड़ा नहीं छुआ है। भाजपा का जो 37% अधिकतम वोट है मैं उन्हें 35% मानता हूं, क्योंकि उनका जो प्रसार और बंटवारा है, मतलब उनका जो सारे देश में बंटवारा है वो जिस तरह का है उसमें बहुत जो असाधारण संख्या में जो भाजपा कई जगह उत्तर भारत में बड़े बड़े अंतरालों से जीतती है, अगर आप उसको डिस्काउंट कर दें उसका तो भाजपा के दरअसल वोट अधिकतम वोट देश में 35% रह जाते हैं और विपक्ष की बिखराव कारण उनको ही मिलता है। तो ये है स्थिति। अब आप यही देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, ठीक है वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हार गए, अब उनका उसके ऊपर कब्जा नहीं रहेगा, लेकिन आप देखिए इस चुनाव में उन्होंने एकनाथ शिंदे को ये बता दिया है कि हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुख्य शिवसेना बनती जा रही थी। इस चुनाव में एकनाथ शिंदे श्रिंक कर गए, सिकुड़ गए और सबसे बड़ी ताकत के रूप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही बीएनपी में उभरी है और कोई छोटा मोटा विपक्ष नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली विपक्ष के रूप में एकनाथ शिंदे की वो उसकी शिवसेना उभरी है। दूसरी बात जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है और मेरा ध्यान भी उसमें देर से गया है, मैं मानता हूं, वो है आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM का उभार। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, AIMIM ने करीब पूरे महाराष्ट्र में 70-75 से ज्यादा सीटें जीती हैं। कई जगहों पे वो भारतीय जनता पार्टी एक नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो दूसरे नंबर पे है और वो उसने बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है उसमें। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो अपनी जो पारंपरिक पार्टियां थी जिन्हें वो वोट देते थे, कांग्रेस को देते थे और शरद पवार की पार्टी को वोट देते थे आमतौर पर, वहां से उनका शिफ्ट हो गया है उनका, और शिफ्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये चुनाव पहला सबूत है इस बात के कि असदुद्दीन ओवैसी की नेतागिरी चमक रही है जी, और वो उन्होंने उनका प्रभाव, उनको बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं वो, उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा है और उनके बड़े प्रभाव के पॉकेट्स दिखाई, जैसे बिहार में सीमांचल उनका पॉकेट बन गया है। लगातार 2 चुनावों में सीमांचल में वो 2 विधानसभा चुनावों में सीमांचल में वो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। वो आरजेडी को वहां के मुसलमान वोट नहीं देते, वो ओवैसी को वोट देते हैं। जी, इसी तरीके से जो पुराना पॉकेट तो उनका है ही, हैदराबाद पुराना शहर, मतलब वहां पे तो उनकी हमेशा से उनके पिताजी ने स्थापित किया था वो बेस, मतलब वो तो है ही वहां पे। उसमें मैंने एक अपनी किताब में एक अध्ययन भी प्रकाशित किया था उमर खालिदी का, मुझे अच्छी तरीके से याद, उमर खालिदी अब नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अध्ययन प्रकाशित किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति बढ़ रही है और ये हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है।
मैं उनकी कोशिशों की सराहना करता हूं, उनकी कामयाबियों को रेखांकित कर रहा हूं, लेकिन उन्हें ये जो मौका मिल रहा है कि पहली बार भारत में एक सांप्रदायिक पार्टी और एक मुसलमान को अपना नेता मान रहे हैं आजादी के बाद में, जबकि आजादी के बाद में, भारत विभाजन के बाद में भारत के मुसलमान लगातार एक किसी गैर सांप्रदायिक पार्टी को ही वोट देते रहे हैं और गैर मुस्लिम नेता ही उनकी रहनुमाई करते रहे हैं पूरे देश में। मुसलमानों ने जब भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश की है, उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ये पहली बार हो रहा है कि एक मुस्लिम जो कि मुस्लिम भाषा बोलता है और एक तरह का उसके अंदर छल भी अंतर्निहित है कि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बिल्कुल खुलेआम डायरेक्ट एक्शन की जिन्ना वाली भाषा बोलते हैं और ये दिन रात अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण देखो और असदुद्दीन ओवैसी का भाषण देखो, लगता है कि ये दोनों आदमी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, जबकि वो दोनों सगे भाई हैं, दोनों मिलकर पार्टी चला रहे हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। एक बिल्कुल सांप्रदायिक भाषा बोलता है और एक संवैधानिक अधिकारों की भाषा बोलता है। जी, जी, इस तरीके से एक आदमी सारे देश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, एक आदमी वहां पे अपना आधार संभाले हुए है। इस तरीके से, और ये हिंदुत्व की राजनीति की प्रतिक्रिया में ऐसे हालात बने हैं जिनके कारण देश के मुसलमानों को धीरे धीरे आजादी के बाद अपना पहला मुस्लिम नेता मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगने लगा है। जी, जी। मैं अभय भाई सिर्फ इतना कह दूं कि सिर्फ अलग अलग नहीं, कारोबार एक है, दोनों का कारोबार, मेडिकल कॉलेज और स्कूल और ये, वो कारोबार में दोनों भाई एक साथ है, लेकिन बाहर वो एक बिल्कुल जैसे रंगमंच के दो कलाकार होते हैं, उस तरह से एक ये काम करेगा, एक ये काम करेगा। ऐसा नहीं पार्टियां अलग अलग हो, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है, कारोबार एक है, घर एक है, सब कुछ एक है। और जिस कुशलता से उन्होंने ये सब अपना किया है, ये भी अपने आप में देखने लायक है। मतलब वो बहुत से लोग, जाने कितने लोग हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम ही नहीं जानते हैं। जी, अबे भाई एक और मुश्किल प्रश्न है और वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि उसमें असल में दो अलग अलग समस्याओं को एक साथ हम लोग देख रहे हैं। ईरान की समस्या का मैं थोड़ा इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ईरान में एक समस्या है, वहां के जो इस समय के खमनानी साहब हैं, वो जिस तरह से राज चलाते हैं, वो डिक्टोरियल एटीट्यूड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहां के जो आम जनता है, उसके जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है, उस पर बिल्कुल कुठाराघात है, उनके ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, उनके ऊपर दमन हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। वो एक अलग समस्या है। दूसरी एक समस्या है कि अमेरिका और इजराइल उसमें कूद पड़े हैं और उसको कुछ ये बना दिए हैं कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं। ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन अमेरिका के अंदर हो रहा है, आइस वाला आदमी गोली मार दे रहा है, तब वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं, यूएन से खुद विड्रॉ कर ले रहे हैं। वेनेजुला में क्या कर रहे हैं, वो सारी जगह कहां, लेकिन यहां पे दुनिया में कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इन सब जो दमनकारी नीति है उनके अगेंस्ट है। मैं इन दोनों का आपसे आग्रह ये करूंगा कि ये दो अलग अलग समस्याएं हैं। ईरान की एक बिल्कुल समस्या है जहां पे इस तरह का एक शासक है जो वहां के लोगों के, आम जनता का जो बेसिक राइट्स हैं उसको कुचल रहे हैं, लेकिन दूसरी समस्या अमेरिका और इजराइल का वहां इंटरफेरेंस करना है। मैं इसको जरा चाहूंगा कि आप लोगों को ठीक से समझा दें। एक तो आम धारणा है, उसमें हमें संशोधित कर लेना, उसमें उसको समझ लेना चाहिए। वो ये है कि पश्चिमी देश मानवाधिकारों के ठेकेदार हैं और पश्चिमी देशों का सिरमौर अमेरिका है। एक जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका उनका सिरमौर बनता चला जा रहा है। ये लोग कभी मन से कभी बेमन से अमेरिका के पिछलग्गू बने रहते हैं। इनके अलावा पूरे यूरोप के अलावा सामने कोई चारा नहीं है। देखिए, मानवाधिकार की अवधारणा भी पश्चिम ने पेश की है, सारे संगठन हैं उनकी भी जड़ें पश्चिम में हैं। चाहे भारत का मानवाधिकार कभी हो, पूरी आइडिया, पूरी थीसिस, पूरी आइडियोलॉजी, वो देखिए, जैसे कि भारत में हिंदुत्ववादियों का दावा है ना, और बहुत से गांधीवादियों का दावा यह है कि हिंदू जो है वो पैदाइशी सेकुलर होता है, उसको सेकुलर होने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी होता ही है सेकुलर है। इसी तरीके से जो विलायती है, यानी जो यूरोपियन है या जो अमेरिकन है, वो पैदाइशी मानवाधिकारवादी है। वो जो करता है वो मानवाधिकार का हनन नहीं है। बाकी लोग जो है, बाकी लोगों को कोशिश करके मानवाधिकारवादी बनना पड़ता है, उनको बार बार सबूत देना पड़ता है कि वो ह्यूमन राइट के सपोर्टर हैं,
वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बार बार उनके काम को बताया जाएगा ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। अमेरिका का कोई काम ह्यूमन राइट के खिलाफ नहीं है। अमेरिका सड़कों पे हत्याएं करेगा, अमेरिका तानाशाहियों को समर्थन करेगा, हमेशा लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सारी दुनिया में समर्थन करेगा। आज से नहीं कर रहा, आज से कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से तो मैं देख ही रहा हूं, उससे पहले भी कर रहा था। तो स्थिति ये है। इसलिए वो जो कहते हैं वही मानवाधिकार है, बाकी जो कह रहे हैं वो मानवाधिकार नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति है और ये इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हम लोग जिन कैटेगरीज में सोचने के अभ्यस्त हो गए हैं, वो कैटेगरीज भी पश्चिम ने और अमेरिका ने हमें थमाई है। हमारे पास अपनी कैटेगरीज है ही नहीं, अपनी विचार श्रेणियां नहीं है, हमारे सारे विचारों के ऊपर उनके द्वारा थमाई गई श्रेणियां हावी हैं और हम उन्हीं कैटेगरी में रख के सोचते हैं। तो वही सब तय करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं आप किस तरीके से सोचेंगे। ये बहुत मुश्किल बात है। हम लोगों का सोच विचार जो है ना, हमारे जाने अनजाने, हम समझ पाए ना समझ पाए, वो उनके पास कैद है उनके पास। इसीलिए मानवाधिकार के सवालों पे हम हमेशा परेशान रहते हैं कि ये लोग लगातार मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, इनको तो कोई कुछ कहता नहीं और दूसरों को इतना कुछ कहा जाता है। अब इस वक्त ट्रम्प साहब ये तय कर रहे हैं कि हमारे पास ईरान में हस्तक्षेप का जायज सबसे ज्यादा रणनीतिक रूप से बेहतर समय कौन सा होगा, हम अभी करें या ना करें। सारी दुनिया उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रही है। अब भारत सोच रहा है कि शायद ट्रम्प जो है ईरान के ऊपर हमला ना करें, इसलिए भारत ने ये इस बात पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है कि हम तमाम लोगों को, भारतीयों को वहां से बुलाएं या ना बुलाएं। तो इस प्रकार के ट्रम्प साहब ने सबको लटका रखा है हवा में त्रिशंकु की तरह और वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से तो अभी ट्रम्प इस स्थिति में है नहीं कि ईरान पे हमला कर पाए और हस्तक्षेप कर पाए, क्योंकि चीन वगैरह ने उनकी तरफ से भी मेरे ख्याल से चेतावनियां जा चुकी होंगी डोनाल्ड ट्रम्प को कि अगर आपने हमला वगैरह किया तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के ऊपर उनके पेच कस के चीन की जो एनर्जी पाइपलाइन है उस एनर्जी पाइपलाइन को किसी तरीके से रोक दिया जाए, और वो चीन किसी कीमत पे होने नहीं देगा। और रूस उसके साथ स्पष्ट रूप से खड़ा हुआ है। चीन और रूस की एक्सिस बिल्कुल बनी हुई है। जी। अबे भाई, सबसे जो मजेदार चीज हो रही है, जिस तरह से ट्रम्प ने डरा के धमका के वो करके नोबेल पीस प्राइज उनसे कहा कि मुझे करो, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उसकी फोटो भी लगाई। इसमें एक और बात, मैं इसमें एक बात कहूंगा, जब इनको मिला था तो मैं भी भ्रमित हो गया था। हम लोगों को लगा था मारिया को, हाँ, मारिया, हाँ। बाद में एक अमेरिकन मित्र ने मुझे लिखा, एक ईमेल लिखी, उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो ट्रम्प की चमची है, ये तो अमेरिका की चमची है, इसको दिया गया है। अच्छा, आप स्वीडिश जो नोबेल एकेडमी है, आप मेरे ख्याल से उसकी आलोचना हमें करनी चाहिए। इस बंदी को दी इस बंदी नहीं, अब तो साफ हो, स्कैंडल है, अब साफ हो गया कि ये, हाँ, बेहतर था ट्रम्प को ही दे देते। हाँ 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 हाँ, ठीक बात। मैं एक चीज और, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट है, वेस्ट बंगाल का मामला मैं कहूंगा कि और उलझ नहीं रहा है, वो और गर्म होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा उम्मीद थी वैसा ही हुआ, उसमें कोई, मुझे सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट से कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, और जो मैं पिछली बार आपसे भी कहा था मैंने कि वो कबड्डी जो है या खेल जो है वो बीजेपी के पाले में आके या ईडी और इनके पाले में आके खेल रहे हैं। लेकिन ये बेपर्दगी और होती जा रही है कि बीजेपी किस तरह से किसका मिसयूज करती है। आज की तारीख में एक शब्द वेस्ट बंगाल में, आपको अभी क्या लग रहा है कि सारी चीजों में ममता बनर्जी थोड़ा आगे हैं? 100% आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक वो रणनीतिक नुक्ता ही नहीं मिल पाया है जिससे वो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सकें। ये सब तो थोड़ी अदालती दिक्कतें वगैरह बनी रहती हैं। कोर्ट भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक कोई कड़ा फैसला देने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी तो तारीखें पड़ेंगी, अभी तमाम मामला चलेगा, तो वो इससे ममता बनर्जी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी वहां पर उनकी गवर्नेंस पे हमेशा सवालिया निशान रहा है, लेकिन वो जननेता हैं। पश्चिम बंगाल में उनसे बड़ा नेता इस वक्त कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल के समाज के किसी भी हिस्से को आप देख लीजिए, ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान, अब देखिए, भाजपा ने कई हथकंडे किए। भाजपा ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखवाने में एक गोपनीय भूमिका निभाई मुर्शिदाबाद में, और क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब सिराजुद्दौला की राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। जी, जी।
पलासी में हारने से पहले तो कलकत्ता नहीं था बंगाल की राजधानी, बंगाल के नवाब का हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद में था। अब हम सब लोग मुर्शिदाबाद बिरयानी जो है बड़े शौक से आज भी खाते हैं। वो खास तरह की बिरयानी होती है, इसके अंदर आलू भी पड़ता है मुर्शिदाबाद बिरयानी में। ये हमारे यहाँ बंगाली मित्रों ने एक बार बिरयानी खिलाई, हमने भाई इसमें बिरयानी में आलू कैसे पड़ा हुआ है? बोले यही मुर्शिदाबाद बिरयानी की खास बात है। जी, हाँ, तो वो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी अभी वो तरकीब नहीं ढूंढ पाई है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का वो लाभ कैसे उठाए। ये जो एसआईआर करवाई है, एक दो ऐसे मुकाम हैं जहां एसआईआर उल्टे बांस बरेली पड़ गए हैं भाजपा को। मथुआ के मामले में देखिए, मथुआ समाज को जहां पे 28-29 सीटों में मथुआ समाज का प्रभाव है, मथुआ समाज को भाजपा इस आश्वासन को दे के लाई थी कि तुम्हें नागरिकता दिलवा देंगे। लेकिन 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी मथुआ लोगों को नागरिकता नहीं दिला पाई। जिनको नागरिकता मिली है वो 1000-2000, मतलब बहुत ही कम संख्या है उनकी मथुआ की, जिनको नागरिकता प्राप्त हुई है। अच्छा, जब एसआईआर करने वाले जो सरकारी लोग हैं वो मथुआ लोगों के पास गए, उन्होंने सर्टिफिकेट मांगे, मथुआ के पास तो सर्टिफिकेटों के लिए ही तो आए थे भाजपा के पास, वो सर्टिफिकेट थे ही नहीं, तो मथुआ के वोट बहुत कट गए। अब ममता बनर्जी उनसे कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं आपके मताधिकार की रक्षा के लिए, हम आपको मताधिकार दिलवाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस बार मथुआ भी भाजपा को वोट देने की बजाय ममता बनर्जी को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे। तो भाजपा, मैं अभी समझता हूं, भाजपा बहुत हल्ला गुल्ला बहुत करती है वहां पे, इससे मीडिया कवरेज भाजपा को बहुत मिलता है। दूसरे हमारे बंगाल में मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि देखिए आप लोग भाजपा के शोरगुल से प्रभावित मत हुआ कीजिए। हमने कहा क्यों? कि ये तो मीडिया पे इनका कब्जा है, तो मीडिया इनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के छापता है और दिखाता है। जैसे बंगाल में मान लीजिए 90,000 बूथ हैं, तो 90,000 बूथों में भाजपा के पास केवल 50-55 हजार पे ही कार्यकर्ता है, बाकी पे भाजपा के पास कार्यकर्ता भी नहीं है। ममता बनर्जी के पास हर जगह कार्यकर्ता है। तो भाजपा ममता बनर्जी से हमेशा 2 कदम पीछे ही रहती है बंगाल में, आज भी पीछे है। जी, अब भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज, मेरे एक मित्र का कहना यह है कि 20 तारीख को जैसी उम्मीद है कि नितिन नवीन साहब पूर्णकालिक अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे आगे जाके एक मेरे मित्र, और उनसे जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने तफसील से बताया कि देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अमित शाह डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यही सिर्फ नहीं है, आरएसएस को यहां छोड़ दीजिए, अब आरएसएस का अगला सरसंघचालक कौन होगा ये भी अमित शाह डिसाइड करेंगे। कहना ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस को उन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ढक्कन कर दिया है। कोई आरएसएस का नहीं, तुम अपनी वही जगह रहो, तुम खाते पीते रहो, जहां जहां देते रहेंगे, घूमते फिरते रहो। और अगला जो सरसंघचालक की बात, चुनाव की बात आएगी, तो उसमें अमित शाह का भी एक वो रहेगा, क्योंकि ऐसा उनका मानना है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूँ। नहीं, मोटे तौर पर ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अपना अखाड़े में अपनी चुनौती फेंकी थी मोदी के मुकाबले, मतलब हिंदुत्व का अंदरूनी अखाड़ा, इससे बाहर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है उसका। तो हिंदुत्व की राजनीति पे कौन हावी रहेगा, ये जो प्रतियोगिता थी, ये घर के अंदर होने वाली प्रतियोगिता है। तो घर में पिताजी की चलेगी बात, कि बेटे की, सबसे बड़े बेटे की बात चलेगी। बेटा आप कमा के ला रहा है तो उसकी बात चलेगी, कि पिताजी जिन्होंने बेटे को पाला पोसा है और इंजीनियर बनाया है उनकी बात चलेगी। मतलब ये तो उसमें वो जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ भारी दिख रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ गया है कि ये आदमी चुनाव भी जीत रहा है और भविष्य के चुनाव जीतने का एसआईआर के जरिए बंदोबस्त भी कर रहा है। अच्छा, हिंदुत्ववादी मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, ये खास बात है आज की राजनीति की। जितने भी उन्होंने पिछले 100 साल में मुद्दे बनाए थे, वो मुद्दे तो खात्मे की तरफ है। क्या है भाई, वो आशा ही समझ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू कर नहीं सकता, आदिवासियों पर लागू होगा नहीं, खुद ही कहने लगे कि आदिवासियों पर हम लागू नहीं करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सीमित चीज है, उसको देश में सब जगह लागू नहीं किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने उत्तराखंड वगैरह में चला के देख ही लिया है, उससे कोई खास फर्क ऐसा पड़ने वाला है नहीं। तो बाकी इनके पास तो ये तो बहुत ही छोटे किस्म का, इनके सोच विचार का दायरा बहुत छोटा है, इनके मुद्दे संख्या में बहुत कम थे। वो मुद्दे उन्होंने 2019 से 2024 के बीच में सारे पूरे कर दिए। राम मंदिर भी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई उसकी, 370 भी हो गया,
कश्मीर का मामला भी हो गया है, गोरक्षा वोरक्षा का सब हो ही गया है कि भाई गाय काटने में जुर्म है, जो गाय काटने का सजा होगी सारे देश में हो गया है। और आप उत्तर पूर्व में कर नहीं सकते, आप गाय खाने वाले को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए मजबूर हैं। किरण रिजिजू है वो साफ खुल के कह चुके हैं कि हम तो खाते हैं भाई, और सब जगह गोवा में भी खाई जाती है। वो समझ गए हैं कि उनके मुद्दों की सीमाएं क्या हैं। उनके मुद्दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य तौर पर उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत की संस्था है, उसकी विचारधारा इसी दायरे में सीमित है। न वो उत्तर पूर्व में प्रभावी है, भाजपा भले चुनाव जीत जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा वहां नहीं जीतती है, न दक्षिण भारत में है। हाँ, तो ये स्थिति है, तो वो सब समझ गए हैं। अब उनकी चुनौती, उनके सामने चुनौती ये है कि वो अपने मुद्दे समाप्त हो जाने के बाद में विचारधारा का कौन सा ऐसा पहलू है जिसके जरिए अपने कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करेंगे। तो वो है मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार करना। उस काम में वो जम के लगे हुए हैं, और इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है उनके पास, यही सब कर रहे हैं। जी। तो मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ के इसको खत्म करूंगा। ये इसलिए क्योंकि ये मामला बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत इस पे बातचीत हो रही है। वो मणिकर्णिका घाट पे जिस तरह से बुलडोजर चला के और जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि जब काशी विश्वनाथ हुआ था तब भी ये बहुत हुआ था कि लोग गुस्सा थे, बहुत से मंदिर तोड़े गए थे, मूर्तियों को क्षत विक्षत किया गया था, खंडित किया गया था। इस बार फिर एक हो हल्ला मच रहा है। इसका कोई फर्क पड़ता है बीजेपी पे या इलेक्शन पे, या ये वक्त की बात है, 2-4 दिन का रहेगा? अयोध्या में जो राम पथ वगैरह बनाया इन्होंने, उसमें अभी वो उसमें ज्यादा विवाद हुआ था। उन्होंने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने कोशिश की कि अयोध्या वाले जैसे विवाद वहां पर ना हो। अयोध्या में बहुत विवाद हुआ था, और वो विवाद अभी तक जारी हैं, अभी तक लोगों की शिकायतें जारी हैं, क्योंकि जिस रेट के ऊपर लोगों को मुआवजा दिया गया, वो रेट दरअसल बहुत कम साबित हुआ। जब राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो वो वहां पे बहुत कीमतें बढ़ गई जमीन की और उन सब की। तो वो नाराजगी अयोध्या में बाकी है। अयोध्या में जो उनकी पराजय हुई थी लोकसभा चुनाव में, उस पराजय को इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक दूसरा कारण था जिसकी वजह से उनकी पराजय हुई थी। मैं नहीं मानता हूं कि ये जो कॉरिडोर बनाने के लिए जो विध्वंस वगैरह हो रहे हैं, इससे कोई हिंदू समाज में भाजपा के समर्थन के ऊपर कोई विपरीत असर पड़ेगा। जी, आज के लिए भाई इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक्स सो मच।